नए साल का माहौल है, हर तरफ जश्न है। और एक बात बड़ी दिलचस्प है कि 1 जनवरी भारत में मतलब धर्म और समुदाय से परे होकर मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल। हम सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, पार्टियां करते हैं। ये एक तरह का राष्ट्रीय उत्सव जैसा बन गया है। बिल्कुल, ये एक सांस्कृतिक मील का पत्थर है जिसे सबने अपना लिया है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। नहीं, हर्ज तो बिल्कुल नहीं है। पर यहीं से ना मेरे मन में एक सवाल आता है। हम्म। जब हम अपने त्योहारों की बात करते हैं, दिवाली, होली, तो अक्सर लोगों को लगता है कि हमारा भारतीय पंचांग या हिंदू कैलेंडर बहुत जटिल है। हाँ, ये एक बहुत आम धारणा है। तारीखें हर साल बदल जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ये कम सटीक हो या शायद त्रुटिपूर्ण हो। ये इसलिए लगता है क्योंकि हम अनजाने में ही ग्रेगोरियन कैलेंडर को सही मानकर चलते हैं और हर दूसरी प्रणाली को उसके सामने तौलते हैं। तो आज की हमारी खोज का मिशन यही है। हम इस धारणा को ही चुनौती देते हैं। हम उस ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही कुरेदेंगे जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, और भारतीय पंचांग के पीछे के विज्ञान को भी समझेंगे। बिल्कुल। क्या वाकई ग्रेगोरियन कैलेंडर ज्यादा वैज्ञानिक है जैसे माना जाता है, या ये बस एक भ्रम है? चलिए इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। जरूर, क्योंकि ये सिर्फ तारीखों का सवाल नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने के एक नजरिए का भी सवाल है। तो शुरुआत उसी से करते हैं जिसे हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। हम्म। हमें पता है कि इसका नाम 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें के नाम पर पड़ा, पर इसकी जड़ें तो और भी पुरानी हैं, है ना? जूलियस सीजर तक। हाँ, पोप ग्रेगरी ने जूलियन कैलेंडर की एक गणितीय गलती को ठीक किया था, लेकिन ढांचा वही है और यहीं से इसकी पहली परत खुलती है जो पूरी तरह से धार्मिक है। धार्मिक कैसे? हम सब बचपन से बीसी और एडी शब्दों का इस्तेमाल करते आए हैं। हाँ, इतिहास की किताबों में बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट और एडी एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी हमारे प्रभु का वर्ष। अरे हाँ। अब जरा सोचिए, दुनिया भर के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हर रोज अनजाने में ईसाइयत के इस टाइम मार्कर को स्वीकार कर रहे हैं। ये तो सच है, मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा। हालांकि अब तो बीसीई और सीई का इस्तेमाल होने लगा है। हाँ, जब आपत्तियां उठी तो इसे बदलकर बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा अच्छा। और सीई यानी कॉमन एरा कर दिया गया। पर यह तो बस शब्दों का खेल है। मतलब? उस कॉमन एरा का केंद्र बिंदु 0 पॉइंट आज भी ईसा मसीह का अनुमानित जन्म ही है, और यहीं पर इस कैलेंडर की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खामी सामने आती है। वो क्या है? ऐतिहासिक दस्तावेज और कई ईसाई धर्मशास्त्री भी ये मानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म 1 एडी में हुआ ही नहीं था। क्या? उनका जन्म 4 बीसी या 6 बीसी के आसपास माना जाता है। कमाल है, मतलब पूरे सिस्टम का 0 पॉइंट ही गलत जगह पर लगा हुआ है। बिल्कुल, जिस नींव पर कैलेंडर खड़ा है वो नींव ही कुछ साल हिली हुई है। और यहीं एक और सवाल है, अगर जन्म 25 दिसंबर को मनाया जाता है तो नया साल 1 जनवरी से क्यों शुरू होता है? इसका क्या लॉजिक है? इसका कोई भी तार्किक या खगोलीय कारण नहीं है। शून्य। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ये पूरी तरह से एक मनमाना फैसला था। और ये तो बस शुरुआत है, आप महीनों के नाम ही देख लीजिए। हाँ, ये तो मैंने भी कहीं पढ़ा था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इनके नामों में ही कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, पूरा हिसाब ही बिगड़ा हुआ है। ये नाम लैटिन अंकों पर हैं। सेप्टेम यानी 7, ऑक्टो यानी 8, नवम यानी 9 और डेसम यानी 10। अच्छा। तो सितंबर को 7वां, अक्टूबर को 8वां महीना होना चाहिए था। पर ये तो 9वें, 10वें, 11वें और 12वें महीने हैं। ऐसा क्यों? ये तो बहुत बड़ी भूल लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मूल रोमन कैलेंडर मार्च से शुरू होता था। ओह। उस हिसाब से दिसंबर 10वां महीना ही था। जनवरी और फरवरी तो कैलेंडर में बहुत बाद में जोड़े गए, लेकिन पुराने महीनों के नाम किसी ने बदले ही नहीं। और जनवरी का नाम तो उनके देवता जीनियस पर है ना? बिल्कुल। और जुलाई और अगस्त के पीछे की कहानी तो और भी मजेदार है। वो राजनीति और अहंकार का एक क्लासिक उदाहरण है। अच्छा। जब जूलियस सीजर ने कैलेंडर में सुधार किया तो उसने एक महीने का नाम अपने नाम पर रख दिया, जुलाई। ठीक है, वो सम्राट था, उसने कर दिया। पर उसके बाद सम्राट ऑगस्टस आए। उन्होंने कहा, क्या मैं जूलियस सीजर से कम हूँ? अरे वाह। तो अपनी महानता दिखाने के लिए उन्होंने भी अपने नाम पर एक महीने का नाम अगस्त रखवा दिया। मतलब ये अपनी महत्ता दिखाने की होड़ जैसा था। होड़ यहीं खत्म नहीं हुई। उस समय जुलाई में 31 दिन थे और अगस्त में 30। हाँ। सम्राट ऑगस्टस को ये बात चुभ गई कि मेरे नाम वाला महीना एक दिन छोटा क्यों हो। उन्होंने हुक्म दिया कि मेरे महीने में भी 31 दिन होने चाहिए। एक मिनट, तो दिन कहाँ से आया? सलाहकारों ने कहा कि दिन तो किसी महीने से कम करना पड़ेगा, तो उन्होंने सबसे छोटे महीने फरवरी से एक दिन और निकालकर अगस्त में डाल दिया। क्या?
मतलब हम आज भी 21वीं सदी में एक रोमन सम्राट के अहंकार की वजह से फरवरी में कम दिन गिन रहे हैं। ये तो अविश्वसनीय है। मजाक नहीं, यही हकीकत है। ये पूरा सिस्टम असल में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा जैसा है। वाह, मतलब ये कैलेंडर किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में नहीं बल्कि राजनीतिक दरबारों में बना है। ये सुनकर तो अब ये जानने की और भी इच्छा हो रही है कि हमारे पंचांग में क्या इससे ज्यादा विज्ञान है। चलिए अब उसी दुनिया में चलते हैं। देखिए, पंचांग सिर्फ तारीख बताने वाला कैलेंडर नहीं, ये एक तरह का खगोलीय गाइड है। एस्ट्रोनॉमिकल मैनुअल। हाँ, जो हर रोज अपडेट होता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आज की तिथि है पौष शुक्ल अष्टमी। ठीक है, पौष शुक्ल अष्टमी। कैलेंडर पर देखें ऐसे शब्द, पर कभी मतलब पर ध्यान नहीं दिया। इन 3 शब्दों में 3 बहुत जरूरी जानकारियां हैं। पहला है पौष यानी महीना। इस महीने का नाम पौष इसलिए है क्योंकि ये पुष्य नक्षत्र पर आधारित है। इसका मतलब है कि इस महीने की पूर्णिमा को चांद आकाश में पुष्य नक्षत्र के सबसे करीब होगा। अच्छा, तो ये किसी राजा या देवता के नाम पर नहीं है? क्या बाकी महीने भी ऐसे ही हैं? बिल्कुल। चैत्र महीने में पूर्णिमा पर चांद चित्रा नक्षत्र के पास होता है, वैशाख में विशाखा नक्षत्र के पास। हर महीने का नाम एक खगोलीय घटना से जुड़ा है। ये तो सच में बहुत तार्किक है। अच्छा, अब दूसरा शब्द शुक्ल। मैंने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष सुना है, इसका क्या मतलब है? पक्ष का मतलब है पखवाड़ा, और शुक्ल हमें चांद की कला यानी फेज के बारे में बताता है। फेज? हाँ, शुक्ल पक्ष का मतलब है कि चांद बढ़ रहा है, अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जा रहा है, वैक्सिंग मून। और कृष्ण पक्ष? वो हुआ घटता हुआ चांद, वेनिंग मून। ये हर 15 दिन में आकाश में होने वाले बदलाव का एक तरह से लाइव अपडेट है। और तीसरा और सबसे जरूरी अष्टमी, ये दिन या तारीख है ना? हाँ, लेकिन ये ग्रेगोरियन तारीख जैसी नहीं है। अष्टमी यानी तिथि, और यहीं पर सबसे बड़ा वैज्ञानिक फर्क है। हमारी 24 घंटे वाली तारीख आधी रात को बदल जाती है ना? हाँ। लेकिन तिथि समय की एक खगोलीय इकाई है। यह वो समय है जिसमें चंद्रमा सूर्य के सापेक्ष 12 डिग्री की कोणीय दूरी तय करता है। 12 डिग्री, ये थोड़ा मुश्किल है समझना। इसे आसान करते हैं। अमावस्या पर चांद और सूरज एक साथ होते हैं, मतलब 0 डिग्री। ठीक है। जब चांद सूरज से 12 डिग्री आगे निकल जाता है तो पहली तिथि प्रतिपदा पूरी होती है, 24 डिग्री पर दूसरी तिथि द्वितीया। इसी तरह अष्टमी का मतलब है कि चंद्रमा सूर्य से 84 से 96 डिग्री के बीच की दूरी पर है। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ तारीख नहीं बल्कि अंतरिक्ष में ग्रहों की सटीक स्थिति बता रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक आम इंसान के लिए क्या ये ज्यादा जटिल नहीं है? ग्रेगोरियन कैलेंडर की खूबी उसकी सादगी है। एक तारीख मतलब एक तारीख, बात खत्म। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप कैलेंडर से चाहते क्या हैं। अगर सिर्फ दफ्तर जाने के लिए सिस्टम चाहिए तो ग्रेगोरियन कैलेंडर ठीक है। लेकिन अगर आप प्रकृति के चक्र से जुड़ना चाहते हैं, खेती से, समुद्र के ज्वार भाटे से, तो पंचांग एक जीवंत गाइड है। ये अव्यावहारिक नहीं बल्कि ज्यादा प्रासंगिक है। ये एक नया दृष्टिकोण है। इसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमेशा लोगों को परेशान करता है। पूछे। दिवाली, होली की तारीखें हर साल बदल जाती हैं, लेकिन मकर संक्रांति लगभग हमेशा 14 या 15 जनवरी को ही क्यों आती है? इसका कारण ये है कि हमारा पंचांग असल में एक नहीं बल्कि 2 कैलेंडरों का एक बहुत ही स्मार्ट मिश्रण है। इसे लूनी सोलर कैलेंडर कहते हैं। 2 कैलेंडर एक साथ, वो कैसे? पहला है चंद्र कैलेंडर, जो चंद्रमा की गति पर आधारित है। इसका एक साल लगभग 354 दिनों का होता है। हमारे ज्यादातर त्योहार जैसे दिवाली, होली इसी चंद्र कैलेंडर के अनुसार होते हैं। ठीक है, ये समझ आया। और दूसरा है सौर कैलेंडर, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति पर आधारित है। इसका एक साल लगभग 365 दिनों का होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जैसा। बिल्कुल। और मकर संक्रांति एक सौर त्योहार है। ये उस दिन मनाया जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, और ये खगोलीय घटना हर साल 14-15 जनवरी के आसपास ही होती है। तो क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर भी सौर है, इसीलिए तारीखें मैच कर जाती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब असली जादू देखिए। चंद्रवर्ष और सौर वर्ष में हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। हाँ,
354 और 365। अगर हम इस अंतर को ठीक ना करें तो हमारे त्योहार मौसमों से पूरी तरह अलग हो जाएंगे। कुछ 100 सालों में दिवाली गर्मियों में आने लगेगी। तो इस 11 दिन के अंतर को कैसे ठीक किया जाता है? इसी को संतुलित करने के लिए हर 2-3 साल में हमारे पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। अच्छा, वो अधिक मास इसलिए होता है? हाँ, ये कोई कमी नहीं बल्कि एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है जो पंचांग को हजारों सालों से सटीक बनाए हुए हैं। एक समानता जो दोनों कैलेंडरों में दिखती है वो है सप्ताह के 7 दिन। रविवार को संडे, सोमवार को मंडे। ये कहाँ से आया? क्या ये हमने पश्चिम से लिया है? ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। सप्ताह के 7 दिनों की अवधारणा और ग्रहों के आधार पर उनके नाम, इसका सबसे पहला लिखित प्रमाण सूर्य सिद्धांत जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। अच्छा, ये पश्चिम से बहुत पहले का है। रविवार सूर्य, सोमवार चंद्रमा, मंगलवार मंगल, ये सब हमारे सौर मंडल के ग्रहों पर आधारित है। और इनमें राहु और केतु भी गिने जाते हैं, जिन्हें अक्सर राक्षस मान लिया जाता है। क्या इनका भी कोई वैज्ञानिक आधार है? बिल्कुल है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे। राहु और केतु कोई भौतिक ग्रह नहीं है। तो फिर वे गणितीय बिंदु हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक तल पे घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर दूसरे तल पर। ये दोनों तल एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर काटते हैं। इन्हीं कटान बिंदुओं को राहु और केतु कहा जाता है। और इनका क्या महत्व है? यही वो बिंदु हैं जहां सूर्य और चंद्र ग्रहण लगते हैं। अरे वाह! जिसे आज लोग अंधविश्वास कहते हैं, वो असल में ग्रहण की भविष्यवाणी करने का सटीक खगोलीय गणित था। तो फिर रविवार की छुट्टी का क्या? क्या वो भी भारतीय परंपरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत में कारीगर आज भी अमावस्या को छुट्टी लेते हैं। रविवार की साप्ताहिक छुट्टी का चलन तो चर्च ने शुरू किया था ताकि लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो सकें। और ब्रिटिश राज के साथ ये पूरी दुनिया में लागू हो गया। बिल्कुल। आज की इस पूरी चर्चा से तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। मतलब जिसे हम अंधविश्वास और जटिल समझकर खारिज कर देते हैं, वो ब्रह्मांड के साथ हमारे रिश्ते का गणित है। हाँ। और जिसे हम वैज्ञानिक मानकर जीते हैं, वो कुछ सम्राटों के अहंकार और ऐतिहासिक गलतियों का दस्तावेज है। बिल्कुल। भारतीय पंचांग ऊपर से जटिल दिखता है, लेकिन ये एक बेहद उन्नत वैज्ञानिक प्रणाली है जो हमें सिर्फ समय नहीं बल्कि ब्रह्मांड में हमारी स्थिति का भी बोध कराती है। ये सिर्फ पुरानी जानकारी नहीं है, ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का एक माध्यम है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। एकदम सही कहा। और इस बातचीत को समाप्त करने से पहले एक छोटा सा प्रयोग। बताइए। अगर आप इस विज्ञान को खुद अनुभव करना चाहते हैं तो आने वाले 1 महीने तक हर रोज एक निश्चित समय पर, जैसे शाम 5 बजे, एक ही जगह से सूर्य की तस्वीर लें। रोज 30 दिन तक एक ही समय पर सूरज की तस्वीर? उससे क्या होगा? महीने के अंत में जब आप उन 30 तस्वीरों को एक के बाद एक देखेंगे तो आपको सूर्य का एक रास्ता नजर आएगा। आप देखेंगे कि सूर्य रोज एक ही जगह पर अस्त नहीं होता, वो अपनी स्थिति बदलता है। वो जो पैटर्न दिखेगा जिसे सूर्य पथ कहते हैं, वही पंचांग के पीछे के सौर कैलेंडर का जीवंत प्रमाण है। ये छोटा सा अभ्यास हमें महसूस कराएगा कि हम एक स्थिर धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में घूमते हुए एक विशाल गतिशील ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, और पंचांग उसी गति को समझने का एक नक्शा है।